हेलो एवरीवन, मैं रजनीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपको डेली करंट अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 9 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो डिफरेंट न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यूपीएससी ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछता है। लाइक जो इसके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जस्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, वहाँ से ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन आते हैं और रेस्ट 50% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, जिसमें आता है आपका IR, जो जियोग्राफिकल लोकेशंस मोस्टली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल आजकल देखा जा रहा है 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम पूछ रहे हैं लोग। फिर आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक हो गया बायोटेक्नोलॉजी, AI, मशीन लर्निंग वगैरह वगैरह। और इसके बाद आता है आपका आर्ट एंड कल्चर, जो मेडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो इससे आप देखेंगे 50% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए, मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग कहीं न कहीं से करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं? आप तभी पता कर पाएँगे जब आप क्वेश्चन आंसर या MCQ सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आप प्रिपरेशन जो किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि ठीक है, आप पढ़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग चांस टू इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन। So until and unless you solve those questions which are based on current affair, you won't be able to qualify your prelims examination. So my recommendation is you must focus on current affairs, because this is the only way you can qualify the examination and fulfill your dreams of becoming an IS or IPS or whatever your preference is. So आज का स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। 10 क्वेश्चन सेट का सीरीज होने वाला है और साथ में न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी ली गई, जिससे आपको पता चलता रहे कि न्यूज आ कहाँ से रहे हैं और क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो रहे हैं। तो पहला देख लेते हैं। पहली न्यूज जो है साइंस टेक डेली में आई थी। न्यूज क्या थी? ई प्राइम इनिग्मा रिजॉल्व्ड, हाउ साइंटिस्ट अनरेवल्ड अर्थ डीप वाटर सीक्रेट। एक न्यूज रही है, यहाँ पे ई प्राइम लेयर की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या फ्रेम किया गया। ई प्राइम लेयर हैज बीन रिसेंटली सीन इन द न्यूज, व्हाट इज इट? ऑप्शन ए क्या कहता है? लेयर बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन बी, लेयर बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड एनोस्फियर। ऑप्शन सी, लेयर एट द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ कोर। एंड ऑप्शन डी, लेयर एट द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ कोर। इसके पहले कि मैं आपको सही ऑप्शन बताऊं, फिर डिस्कस कर लिया जाए कि अर्थ एटमॉस्फेयर और अर्थ के इंटीरियर्स के बारे में, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे और इसका सही जवाब दे पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। चलिए आप पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर को देख लेते हैं। देखिए, मैं जूम करके चल रहा हूँ, आप लोगों ने कहीं इसको पढ़ा होगा, इस जस्ट क्विक रिवीजन। तो देखिए, मान लीजिए अर्थ का एटमॉस्फेयर है। पहली बात समझ लीजिए, ये होमोजीनियस नहीं है और मोनोटोनस नहीं है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो स्ट्रेटिफाइड है, मीन्स लेयर्ड में बटा हुआ है बेस्ड ऑन टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर में डिफरेंस के बेसिस पे इसका जो है अलग अलग इसमें लेयर बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले आता है आपका ट्रोपोस्फियर, जो कि ऑलमोस्ट 12 to 18 किलोमीटर तक होता है। इसकी रेंज इसलिए बताई गई है कि देखिए, जो अर्थ है इक्वेटर पे हवाएं गर्म होती हैं और ज़्यादा ऊंचाई तक जाती हैं। वेल नो दैट एज द एयर वार्म्स अप इज गोज अपवर्ड, और ऊपर जाते वक्त एडियाबेटिकली कूल होती जाती हैं। ये देखिए, यहाँ पे 18 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट चली जाती हैं इक्वेटर पे। पोल्स पे आपको पता है यहाँ पे एयर जो होती है ठंडी होती है और हैवी होती है, इसलिए ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाती है। और कहाँ तक जा पाती है? 12 किलोमीटर तक जा पाती है। इसलिए मैंने कहा कि इसकी रेंज होती है 12 to 18 किलोमीटर। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, चाहे बारिश हुई, साइक्लोन हुआ, टॉर्नेडो जो भी हो रही हैं, वो हमेशा इसी जो है लेयर में होती हैं। और ये सबसे ज़्यादा, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और इस लेयर में ऊपर जाते हुए टेम्परेचर घटता जाता है। ठीक है, तो इसके 3-4 प्रॉपर्टीज आप समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है, ऊपर जाते हुए टेम्परेचर घटता है, और मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं सब ट्रोपोस्फियर में होती हैं। और यहाँ पे जहाँ पे इसकी बाउंड्री होती है जो बोलते हैं ट्रोपोपॉज, यहाँ पे पॉज लग जाता है। ठीक है, अगला देते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। मैं जूम कर चला, आप लोगों ने सब पढ़ा होगा। ठीक है, मैं सब रिवीजन करा रहा हूँ आपको। स्ट्रेटोस्फियर हो गया। यहाँ पे ये जो है ऊपर जाते वक्त टेम्परेचर बढ़ता जाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता जाता है? बिकॉज यहाँ पे पाई जाती है ओजोन लेयर, और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे हमको जो है बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है
ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और इसको अलग अलग एटम में तोड़ देती है, O+O। और जो ये लार्जर एटम है अगेन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ओजोन बनाता है प्लस हीट। तो देखिए दो तरह से गर्म हो रही है। पहली बात अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, उसको ट्रैप कर रहा है जिससे गर्म हो रहा है। सेकेंड नंबर ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट कर रहा है तो ओजोन और हीट डेवलप कर रहा है, हीट क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेटोस्फीयर है तो ये सबसे ज़्यादा गर्म होती है। व्हाइल गोइंग अपवर्ड ये इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। इसके बाद आता है आपका मीजोस्फीयर। उसके बाद ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर तक होता है। ये जो स्ट्रेटोस्फीयर आपको 50 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद आता है आपका थर्मोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जाने पे आपका टेम्परेचर इसमें भी बढ़ता रहता है। और इसके अंदर पाया जाता है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर रिस्पॉन्सिबल होती है जो रेडियो वेव्स ऊपर जाते हैं उनको वापस रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हमारी तरंगे वापस हमको सुनाई देती हैं और प्रसारण हो पाता है। इसके बाहर आता है आपका एक्सोस्फीयर, ठीक है, जिसे आउटर स्पेस भी बोलते हैं। और ये इसके बियॉन्ड पूरा स्पेस शुरू हो जाता है। तो एक क्विक रिवीजन था आपके एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में डिस्कशन हुई थी, ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं अगला चीज आप देख कर रहे हैं, मैंने बात किया था अर्थ इंटीरियर्स की। आप सबको पता है, देखिए अर्थ के बारे में देख लेते हैं, क्विक रिवीजन फिर से देख लेते हैं इसको। ये मान लीजिए अर्थ हो गया आपका, ठीक है। ऊपर होगा आपका क्रस्ट, फिर हो गया आपका मेंटल, नीचे आ गया आपका कोर। अर्थ का जो इंटीरियर है ये इस बेसिस पे बना हुआ है। पहला क्रस्ट, क्रस्ट में क्या होता है, सियाल होता है, मेंटल में सीमा होता है, और यहाँ पे निफे मीन्स यहाँ पे सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सॉरी सिग्मा प्लस एल्युमिनियम, मेंटल में सिग्मा प्लस सिलिका प्लस मैग्नीशियम होता है, और कोर में निकल प्लस आयरन होता है, ठीक है। सबसे हैवीएस्ट होता है निकल, इसलिए कोर में होता है। और देख लीजिए अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम लेयर्स की। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पूछ रहा था लेयर्स बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, एक गलत है। लेयर बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड एनोस्फियर, ये भी गलत है। लेयर्स ऑफ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कोर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है जिसमें पाया क्या गया है कि देखिए जो अर्थ का कोर है, ये कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये बाहर का क्रस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ओवर द ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो यहाँ पे वाटर है पर्कुलेट डाउन करके कहाँ पहुंच रहा है आपका, आउटर कोर पे पहुंच रहा है, ठीक है। आउटर कोर पे पहुंचने के बाद यहाँ पे इसमें क्या था, ये सीमा था, सिलिका और मैग्नीशियम। यहाँ पे वाटर जो है सिलिका से रिएक्ट कर रहा है, देखिए, और सिलिका ऑक्साइड बना रहा है। और यहाँ पे माफ कीजिएगा सेकंड, यहाँ पे सिलिका ऑक्साइड बना रहा है जो कि एक थिन फिल्म लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे, जो कि हाइड्रोजन रिच और सिलिका डिफिसिट है। वो फिल्म बना रहा है, इसमें सिलिका कम हो जा रहा है और हाइड्रोजन रिच हो जा रहा है इसमें। तो क्या कर रहा है, यहाँ से लेयर ऊपर चढ़ रही है और ये जाके मेंटल में मिल रही है। आउटर कोर से सिलिका डिफिसिट जो लेयर है वो ऊपर चढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है कि इसका कंपोजिशन, जो मेंटल का कंपोजिशन बदल रहा है और उसकी डेंसिटी भी कम हो रही है, जिससे कहीं न कहीं पे जो सिस्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बदल रहे हैं। तो कहीं न कहीं स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपके प्रीलिम्स और मेंस में कई बार क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीइंग अर्थ कोर एंड व्हाट आर द मेथड, लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड होता है, आपको पता है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में के थ्रू आप जो है अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी कर पाते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, 5 मार्क्स आ सकता है आपका ज्योग्राफी में 60 नोट्स, या आपके स्टेट पीसीएस वगैरह में और जीएस पेपर 1 में आ सकता है ये। तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन होता है सी, पृथ्वी के कोर के बाहरी भाग पर एक परत जम रही, जिसे मैंने बताया सिलिका ऑक्साइड की, और ये चूंकि हल्की होती है इसलिए ऊपर चढ़ती है और मेंटल में जाके मिलती है, जिससे मेंटल का कंपोजिशन चेंज हो रहा है और जो सिस्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बदल रही हैं और इसकी डेंसिटी भी कम होती जा रही है। तो ये स्टडी के कुछ फाइंडिंग्स हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। और ये इसका सही आंसर है सी, लेयर द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कोर।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो पीआईबी से ली गई है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फॉर्ज स्ट्रेटेजिक अलायंस टू बूस्ट एमएसएमई थ्रू टेक्नोलॉजी फोस्ट फाइनेंसिंग। यहाँ पे देखिए इस बोर्ड के बारे में बात की गई, इसी पे क्वेश्चन बेस्ड किया है। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995। Second statement, it functions under the supervision of Ministry of Finance. Third, the Secretary of Finance Department chairs the Technology Development Board. Which of the above statements are correct? पूछा इसमें कौन सा सही है। देख लीजिए 1 and 3, 1 only, 3 only, 2 and 3 only। इसका सही स्टेटमेंट सिर्फ बी है, only 1। इसमें सेकंड देख लेते हैं। इट फंक्शंस अंडर सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये इनकरेक्ट है बिकॉज इट फंक्शन अंडर सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड क्या बोलता है, द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट चेयर्स द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस चेयर्स द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। अब देख लीजिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो होता है इसमें 11 मेंबर होते हैं, इसमें एक चेयरमैन होता है और जो है 6 एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं और 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए, 11 मेंबर हो गए। इसका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल और लोन्स टू इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितने भी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है लोन प्रोवाइड कराता है जिससे कि वो डेवलप हो सके और रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 ओनली। अगला देख लेते हैं। न्यूज थर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया से ली गई है। इलीगल कंस्ट्रक्शन अलॉन्ग नर्मदा रिवर, हाई कोर्ट ग्रांट्स एमपी गवर्नमेंट मोर टाइम। अभी एमपी हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एमपी गवर्नमेंट को एक टाइमलाइन दे रखा है कि ठीक है जहाँ जहाँ नर्मदा रिवर गुजरती है अर्बन और रूरल एरिया से, उसके लिए गाइडलाइन बनाने के लिए कुछ टाइम दे रखा था, उस टाइम को थोड़ा और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा गाइडलाइन बनाइए आपकी नर्मदा रिवर जहाँ जहाँ गुजरती है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, उसके लिए गाइडलाइन बनानी है। क्वेश्चन देख लेते हैं नर्मदा रिवर के ऊपर। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया फ्लो ईस्टवर्ड, हाउएवर नर्मदा रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया इज इंडियाज लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, इट फ्लोज वेस्ट थ्रू अ linear rift valley. Which of the following is correct in respect to the above statement? Both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the not correct explanation of statement 1. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. And D क्या कहता है, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. इसको समझने के पहले आपको इसका समझना पड़ेगा पूरा सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया फ्लोज ईस्टवर्ड। देखिए चलिए स्टार्ट है, ये आपका इंडिया है, ठीक है। ये आपका पेनिनसुलर, ये आपका मान लीजिए सेंट्रल हाईलैंड है। ये नर्मदा रिवर है जिसके ऊपर विंध्यन है, नीचे सतपुरा है। देखिए यहाँ पे ये हाईलैंड है, इसका स्लोप मोस्टली इस साइड है, ईस्टवर्ड, जैसा बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर फ्लोज टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ईस्ट बढ़ता है, बट 3 नदियाँ ऐसी हैं, नर्मदा, तपी और दामोदर, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और नर्मदा जो है गल्फ ऑफ कैम्बे में आके गिरती है, यहाँ पे अरेबियन सी। ठीक है, ये सब फैक्ट्स आप लोग प्लीज नोट करते जाइएगा या सुन लीजिए अगर आपको मेमोराइज हो सके तो। यहाँ से आती है, तो देखिए विंध्यन और सतपुरा के बीच में रिफ्ट वैली है जिसके थ्रू ये बहती है। तो पहला रीजन आपका देख रहे हैं सही हो रहा है, मोस्ट ऑफ द रिवर क्या है, ईस्ट फ्लोइंग है, बट जो है नर्मदा रिवर ये पेनिनसुलर इंडिया के लार्जेस्ट ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो बाकी इधर जा रही है, बट नर्मदा, तपी और दामोदर वेस्ट साइड में जाती हैं। और क्यों जाती हैं, बिकॉज ये रिफ्ट वैली से के थ्रू होके जाती हैं, जो कि क्रिएट किया गया है विंध्यन और सतपुरा के द्वारा। और सतपुरा के नीचे है आपका तपी। अब आप लोग समझ लीजिए रिफ्ट वैली फार्म कैसे होती है। चलिए मान लीजिए ये आपका रॉक है, जो समझ लीजिए प्लेट है, यहाँ पे जो आपका मैग्मा है वोल्केनिक इरप्शन होता है यहाँ पे, और इसको प्लूम पैदा हो जाता है, मतलब हल्का सा ऊपर चला आता है। बट वक्त के साथ यहाँ पे खाली जगह रहती है, तो अपने खुद के प्रेशर और खुद के वेट की वजह से खुद ही नीचे आ जाता है। तो रिफ्ट वैली फॉर्म हो जाती है ऐसे आपका। ये देखिए
ये रिफ्ट वैली खाली जगह पैदा हो जाती है जिसके थ्रू बाद में नदियाँ बहने लगती हैं। तो नर्मदा जो रिफ्ट वैली है ऐसी फॉर्म हुई है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बिकॉज आप समझ रहे हैं पहला भी सही है। और इट फ्लोज वेस्ट थ्रू ए लिनियर रिफ्ट वैली। तो इस स्लोप को जो है, जो नेचुरल स्लोप है उसको फॉलो नहीं करता, अगर फॉलो करता तो इस डायरेक्शन में बहता, बट चूंकि रिफ्ट वैली है इसलिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई है। तो इसका जो स्टेटमेंट 2 है स्टेटमेंट 1 का सही एक्सप्लेनेशन है। तो दोनों ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 को जस्टिफाई करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 2015 में इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑन दोज लाइन आई हैव फ्रेम दिस क्वेश्चन, तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन न्यूज नंबर 4 टाइम्स ऑफ इंडिया लिया गया है। स्कैटर्ड स्पाइडर, व्हाई एफबीआई इज वरीड अबाउट दिस ग्रुप। स्कैटर्ड स्पाइडर के बारे में न्यूज आ रही है, ये समझने की कोशिश करेंगे है क्या। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। स्कैटर्ड स्पाइडर हैज बीन रिसेंटली सीन इन द न्यूज, व्हाट इज इट। आप देख लीजिए इसको, वन सेक। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, इट इज अ टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव इन गाजा स्ट्रिप। आपको पता है रिसेंटली इजराइल एंड पैलेस्टीन वार, आप लोग इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है गाजा स्ट्रिप के वो मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। इसके जियोग्राफिकल लोकेशंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने इस पर कहा हर साल 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन पे, तो आप लोग प्लीज इसको मैप में देख लीजिएगा। सेकंड, अ ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स काजिंग थ्रेट टू वीट ग्रोइंग एरियाज ऑफ यूएसए। थर्ड ऑप्शन क्या है, हैकिंग ग्रुप नोटोरियस फॉर इन्वेडिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड। डी, अ ड्रोन डेवलप्ड बाय नासा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एक हैकिंग ग्रुप है जो कि यूएसए के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, जो उनके साइट्स को हैक कर रहा है और उनसे पैसे की डिमांड कर रहा है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हैकिंग ग्रुप नोटोरियस फॉर इन्वेडिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड। और टर्म क्या है, स्कैटर्ड स्पाइडर्स। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, प्लीज आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं न्यूज 5-2 जो कि द हिंदू से लिया गया है। फ्री मार्टिन्स ब्लैक सीप एमंग द कैटल। फ्री मार्टिन एक टर्म आया है जो कि कह रहा है ब्लैक सीप एमंग द कैटल, कैटल के बीच में एक बहुत रेयरली होने वाली घटना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू फ्री मार्टिन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन एनिमल हस्बेंड्री कैटल आर born exhibiting characteristics of both sexes called free martin. It results from twinning of a male and a female within the same uterus. It is an infertile female cattle with muscularized behavior and an underdeveloped or non-functional reproductive tract. 4. It is an animal with both male and female sexual organs. Which of the above statements are incorrect? पहले आप लोग समझ लीजिए फ्री मार्टिन होता क्या है। देखिए, जो फीटस होता है, जो फीमेल का यूट्रस होता है, उसमें जो फीटस होता है, मान लीजिए इसके पास ट्विन है, इसके यूट्रस में ट्विन है, तो मेल और फीमेल दोनों है फीटस। क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में मेल का जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, समझ रहे हैं आप लोग, वो जो है फीमेल में ट्रांसफर होना शुरू कर देता है, मेल से फीमेल की तरफ ट्रांसफर होना शुरू कर देता है, जिससे कि फीमेल में मोस्टली मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो बिल्ड साइज है वो ऑलमोस्ट मेल के बराबर रहता है और ये काफ़ी मस्कुलिन हो जाता है, और इनफर्टिलिटी भी डेवलप होने लगती है, जिससे एक बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म होने लगती है। ठीक है, ये है आपका फ्री मार्टिन, जो है ट्विन होते हैं इसके यूट्रस में, और मेल जो होते हैं अपने टेस्टोस्टेरॉन और एंटीमुलरिन हार्मोन्स दोनों को जो है फीमेल में ट्रांसफर करने लगता है शेयर्ड सर्कुलेशन के थ्रू। ठीक है, ये जो इनकी नस आपस में नस जुड़ी रहती हैं जो ब्लड ट्रांसफर के लिए, तो जो शेयर्ड सर्कुलेशन है उसके थ्रू मेल जो है फीमेल को हार्मोन ट्रांसफर करने लगता है, जिससे फीमेल में मस्कुलिन क्वालिटी आ जाती है जस्ट लाइक मेल, और उनकी फर्टिलिटी भी 0 स्तर पहुंच जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो इसके आप देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं आप। कैटल आर बॉर्न एग्जिबिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ सेक्सेस आर कॉल्ड फ्री मार्टिन। बिल्कुल मस्कुलिन होते हैं, लेकिन उनका जो सेक्स होता है वो फीमेल की तरह होता है। इट रिजल्ट फ्रॉम ट्विनिंग ऑफ अ मेल एंड फीमेल विद इन द सेम यूट्रस, जैसा मैंने आपको बताया। इट इज एन इनफर्टाइल फीमेल कैटल विथ मस्कुलाइज्ड बिहेवियर एंड अंडर डेवलप और नॉन फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया ये भी सही है। इट इज एन एनिमल विद बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, ये गलत है।
बिकॉज उनका सेक्सुअल आर्गन जो है सेम वो दोनों नहीं होता है, किसी एक का होता है। फीमेल का सेक्सुअल आर्गन होता है बट वो नॉन प्रोडक्टिव होता है या तो नॉन फंक्शनल होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। और अगर देखिए फीमेल अगर मेल की तरफ ट्रांसफर कर रही है तो मेल मोस्टली अनइफेक्टिव रहते हैं। हाँ, उनका टेस्टिकल साइज छोटा हो जाता है जिससे उनका जो है प्रजनन क्षमता घट जाती है। और बाकी अगर दोनों में दोनों मेल हैं तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता इसका। ठीक है, तो फ्री मार्टिन्स क्या है, फीमेल कैटल है जिन जो कि मस्कुलाइज्ड है और नॉन फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है और वो उनका बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल मेल की तरह होता है। दीज आर फ्यू पॉइंट्स यू मस्ट नीड टू नोट डाउन। तो इसका सही गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फोन ओनली, वही जो है इनकरेक्ट है। अगला देख लेते हैं। देखिए फ्री मार्टिन कैसा है ये, इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल मेल की तरह है। ठीक है, अगला देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस। चलिए गया न्यूज नंबर 6, फास्ट एंड फ्यूरियस इनसाइड बेंगलुरु मेडन कंबाला रेस। यहाँ पे कंबाला रेस के बारे में बात की जा रही है। इस पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया। क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंपाला रेस। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड्स दैट इट इज ट्रेडिशनल बुल रेस दैट टेक्स प्लेस इन द कोस्टल रीजन ऑफ केरला। सेकंड स्टेटमेंट जल्लीकट्टू इज अ ट्रेडिशनल बफेलो टेमिंग इवेंट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन कर्नाटक एज पार्ट ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल। ठीक है, स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं, ट्रेडिशनल बुल रेस। इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इट इज ट्रेडिशनल बफेलो रेस दैट टेक्स प्लेस इन द कोस्टल रीजन ऑफ कर्नाटका, ना कि केरला। ठीक है, तो पहली बात ये बफेलो रेस है। ये आप एक बार ये फिगर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बफेलो को जो है एक प्लावला स्ट्रक्चर है, इससे बांधा गया है और जो पैडी फील्ड होता है उसमें इनकी रेस कराई जाती है 1 by 1 एंड इट इज़ नॉट अ कंपटीशन, इट इज़ जस्ट एन इवेंट, ट्रेडिशनल इवेंट टू थैंक द गॉड फॉर गुड हार्वेस्ट एंड टू कीप देयर कैटल डिसीज फ्री। तो ठीक है, ये नवंबर से मार्च में मनाया जाता है हर साल। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेटमेंट जो कि गलत है। क्या ट्रेडिशनल ये बफेलो रेस है। अब जल्लीकट्टू इज ट्रेडिशनल बफेलो टेमिंग इवेंट, ये बफेलो टेमिंग इवेंट नहीं है बल्कि बुल टेमिंग इवेंट है। टेमिंग मीन्स होता है बस में करना। दैट इज ऑर्गेनाइज कर्नाटका, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन तमिलनाडु। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला जो है पहला और दोनों दूसरा। पूछा विचार स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो बोथ जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट गलत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं न्यूज 7 द हिंदू COP28 व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल एक्सप्लेन्ड। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल मेथड्स को एक्सप्लेन किया गया था इस आर्टिकल में। अब जैसा आप लोग पता है COP21 हैज बीन टेकिंग प्लेस इन दुबई, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, बायोचार, ओशियन एसिडिटी एनहांसमेंट एंड फोर्थ रिड्यूस्ड रॉक वेदरिंग। इट सेज दैट हाउ मेनी ऑफ द अबव इज आर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल मेथड। पूछा इनमें से कौन से ऐसे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल मेथड्स हैं, ऊपर 4 दिए गए हैं। जैसा आपको पता है एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन क्या है, ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कैप्चर करके ये सॉइल में कैप्चर कर लेता है। जैसे हम फॉरेस्ट लैंड बढ़ाते जाएंगे या एफॉरेस्टेशन किया जाएगा, एटमॉस्फेयर का जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन है उसको सॉइल में रिस्टोर कर लिया जाता है। इससे जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती जाती है। तो ठीक है, एक मेथड हो गया। सेकेंड है बायोचार, इट इज़ अ प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें जब एग्रीकल्चर वेस्ट को या फॉरेन वेस्ट को, ऑर्गेनिक जो भी वेस्ट होता है उनको जब जलाया जाता है इन कंट्रोल्ड मैनर, जिसे पायरोलिसिस भी बोलते हैं आप लोग, तो जो प्रोड्यूस होता है उसे बायोचार बोलते हैं। ये क्या करता है, कंटामिनेशन को रिड्यूस करता है और इट इज़ अ मेथड ऑफ सेफली रिस्टोर कार्बन। बायोचार भी सही है। ओशियन एसिडिटी इन्हेंसमेंट, ये आपका इनकरेक्ट है बिकॉज एसिडिटी बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी। क्या करता है तो जो लेकिन अगर यहाँ पे एल्कनिटी होता है, जैसे ओशन एल्कनिटी इन्हेंसमेंट, ये सही होता है बिकॉज एल्कनिटी जो होता है इट एक्सलरेट कार्बन कैप्चरिंग। ये क्या करता है, जो पानी में डिजॉल्व CO2 है उसको बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि कार्बन के काफ़ी लॉन्ग टर्म को कैप्चर करने का टेक्निक है। ठीक है, और जिससे जैसे मान लीजिए, ठीक है, इसने CO2 कैप्चरिंग की डिजॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ा दी मान लीजिए वाटर में। ठीक है, तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी में घुलने लगेगा अगर यहाँ पे एल्कनिटी बढ़ा देते हैं तो अगर यहाँ पे एल्कनिटी होता तो यहाँ ये बिल्कुल सही होता, बिकॉज वो क्या करेगा कि जो पानी है उसको कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो ओसनिक वाटर है
उनके CO2 कैप्चरिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे एटमॉस्फेयर से जितना कार्बन है उसको और ज़्यादा पानी में स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है ओशन की। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया बिकॉज यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है। 4 देख लीजिए, रिड्यूस्ड रॉक वेदरिंग। रॉक वेदरिंग आपको पता है वेदरिंग क्या होती है। इसमें क्या करता है, जो सिलिकेट रॉक्स होते हैं, अगर यहाँ पे रिड्यूस, ये गलत हो गया बिकॉज अगर रिड्यूस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे इनहेंस्ड रॉक वेदरिंग होता या इंक्रीज रॉक वेदरिंग तो बिल्कुल सही ऑप्शन होता, बिकॉज जो सिलिकेट रॉक्स होते हैं उनको क्या करता है, वेदरिंग के थ्रू पाउडरी बन जाता है। अब पाउडरी बनने के बाद इसको जो है एग्रीकल्चर लैंड में इसका छिड़काव कर दिया जाता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देखिए, अगर कोई रॉक है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी बट उसका सरफेस एरिया कम रहेगा, बट इसी को फैला दिया जाए पाउडरी फॉर्म में, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देगा जैसे इसकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, तो एटमॉस्फेयर से कार्बन कम होने लगेगा अगर इसको रॉक वेदरिंग को इंक्रीज कर दिया जाए। पर देख लीजिए ऑप्शन यहाँ वर्ड प्ले किया गया है, रिड्यूस्ड है यहाँ पे और यहाँ पे एसिडिटी है, तो 3 और 4 इनकरेक्ट है। कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव इज द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल मेथड, तो इससे केवल 2 मेथड्स सही हैं और 2 मेथड इसके गलत हैं। बायोचार और रिफॉरेस्टेशन जो है सही है, बाकी ओशन एसिडिटी इनहेंसमेंट और रिड्यूस्ड रॉक वेदरिंग ये दोनों गलत हैं, तो सही ऑप्शन जाएगा बी, 2 ओनली। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, न्यूज नंबर 8 हिंदुस्तान टाइम्स लिया गया है। यूके पीएम ऋषि सुनक रिफर्स टू हिज पंजाबी हेरिटेज टू गुरुपूरब मैसेज। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। विथ रेफरेंस टू गुरु नानक कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, उदासीज शेयरिंग विथ अदर्स, गुरुबानी hymns composed by him, किरत करनी अर्निंग्स एंड ऑनेस्ट लिविंग एंड वंद चकना एक्सटेंसिव ट्रेवल अंडरटेकन बाय हिम। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। देखिए, जो उदासीज है इसका मतलब होता है, एक सेक गाइस, वन सेक, जो उदासी है इसका मतलब होता है एक्सटेंसिव ट्रेवल अंडरटेकन बाय हिम, दिस इज द करेक्ट मैच, नॉट द वन। गुरुबानी मीन्स होता है हिम्स कंपोज्ड बाय हिम, हिम्स मतलब होता है भजन, जो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज द्वारा सिखिज्म के प्रचार के दौरान जो भजन करते थे उसको बोलते थे गुरुबानी। किरत करनी अर्निंग्स एंड ऑनेस्ट लिविंग, ठीक है, इन्होंने 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए थे। नाम जपना मीन्स मीडिएटिंग ऑन गॉड्स नेम, किरत करनी मीन्स अर्निंग एंड ऑनेस्ट लिविंग, और बंद चकना मीन्स शेयरिंग विथ अदर्स। और बंद चकना यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये इसके साथ मैच कर रहा है। तो पूछ रहा है यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो देखिए 2 सही हैं, गुरुबानी हाइम्स कंपोज्ड बाय हिम और किरत करनी अर्निंग एंड ऑनेस्ट लिविंग, ये 2 सही है। बट उदासीज जो है इसमें होता है एक्सटेंसिंग ट्रेवल अंडरटेकन बाय हिम, और बंद चकना मीन्स होता है शेयरिंग विथ अदर्स। तो 1 और 4 मैच नहीं है बट 2 और 3 मैच्ड है, सही ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2, सिर्फ 2 जो है करेक्टली मैच्ड है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, भारत बेंच न्यूज़पेपर्स लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड पोर्टल, ये जो ESCR है सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड पोर्टल है, ठीक है, लॉन्च इन हिंदी, ऑनलाइन पोर्टल टू इंश्योर प्रॉम्प्ट रिलीज ऑफ प्रिजनर्स आल्सो लॉन्च्ड। क्वेश्चन देख लेते हैं, विथ रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट्स न्यू इनिशिएटिव्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब आप देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, और इसे नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं 26 नवंबर को। किसकी याद में मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया था, ठीक है, बाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसलिए हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे और नेशनल लॉ डे मनाया जाता है। और उसके बाद इस दिन पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए थे, और यहाँ पे उस इनिशिएटिव के बारे में लिखा गया है, यहाँ पे एम लिखा गया है, देख लेते हैं क्या है। फास्टर 2.0 पोर्टल, इसका एम क्या है, फास्टर डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केसेस। ई सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फैसिलिटेट ब्रॉडर एक्सेसिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल जजमेंट्स। 3 वर्चुअल जस्टिस क्लॉक। 4 जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0। यहाँ पे देख लेते हैं, फास्टर 2.0 जो है ये कानूनी प्रक्रियाओं को दुरुस्त करने और न्यायिक प्रणाली को दक्षता को बढ़ाने के लिए इसको लाया गया है, जिसमें क्या होगा, जो प्रिजनर्स हैं उनके रिलीज को सही की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए इसको लाया गया है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया किसी प्रिजनर को रिलीज करने के लिए, 1-2 दिन उसको अपलोड करने में लग जाएगा, फिर ये लोअर कोर्ट जाएगा, लोअर कोर्ट में महीनों लग जाते हैं कभी कभी ऑर्डर
को वेरीफाई करने में। वहाँ से फिर कंसर्न अथॉरिटी या जेल के पास जाएगा, जेल से वापस हाई कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट उसको फिर से अप्रूव करेगा। इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 और 3 मंथ्स और समटाइम्स ओवर 1 ईयर फॉर ऑर्डर टू कंसोलिडेट और रीच टू द प्रिजनर। तब क्या किया गया, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। इस पोर्टल पे जैसे ही ऑर्डर अपलोड होगा, कंसर्न अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा और जो है प्रिजनर्स को रिलीज करने में आसानी से उनको रिलीज किया कर सकेगा, टाइम के आधार पे, टाइमली बेसिस पे उनको रिलीज किया जाएगा। तो ये ना पेंडिंग केसेस के बारे में नहीं है, बल्कि ये प्रिजनर को रिलीज करने के बारे में है। और जो पेंडिंग केसेस के बारे में बात की जा रही है, रिसेंटली लॉ मिनिस्टर ने राज्यसभा में एक क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने बताया कि 5.02 करोड़ केसेस पेंडिंग है, जिसमें 70,000 ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट में है और 6.5 लाख समथिंग ऐसे हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 4.5 करोड़ केसेस जो है लोअर कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि डाटा अवेलेबल अभी भी है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पे सारा डाटा अवेलेबल है, तो इसको कहीं ना कहीं आप कोड कर सकते हैं वाइल राइटिंग ऐसे और योर आंसर राइटिंग इन मेंस पेंडिंग केसेस इन जुडिशरी। सेकंड देख लेते हैं, ई सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फैसिलिटेट ब्रॉड एक्सेसिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल जजमेंट। जैसा आप लोग न्यूज़ में देख पा रहे हैं कि लॉन्च इन हिंदी, तो अभी से बात है, इनके सारे जजमेंट इंग्लिश में होते हैं, बट इनको अभी रीजनल लैंग्वेज में भी लॉन्च किया जा रहा है, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, जिससे जो लोकल मासेस हैं या जो ऐसे लॉयर्स हैं जिनकी जो इंग्लिश में बहस नहीं कर पाते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज में बहस करते हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एससीआर पोर्टल लॉन्च किया गया है। थर्ड देख लेते हैं, वर्चुअल जस्टिस क्लर्क। इसका सही मेल ये है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेंडिंग केसेस। इसमें क्या कहता है, इट इज एन इनिशिएटिव टू एग्जिबिट वाइटल स्टेटिक्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम टू द कोर्ट लैंड, गिविंग द डिटेल केस इंस्टीट्यूटेड डिस्पोज्ड पेंडिंग ऑफ केसेस ऑन द डे, वीकली एंड मंथली बेसिस। जितने भी केसेस हो रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितना डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, कितने पेंडिंग केसेस हैं, उनको मंथली, डे और वीकली बेसिस पे का रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा वर्चुअल जस्टिस क्लर्क के थ्रू। देखिए जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 क्या करता है, इफेक्टिव कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट। ठीक है, इट इज अ टूल अवेलेबल टू जुडिशियल ऑफिसर फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड बाय मॉनिटरिंग पेंडेंसी एंड डिस्पोजल ऑफ नॉट ओनली हिज कोर्ट बट आल्सो फॉर इंडिविजुअल जजेस वर्किंग अंडर देम। ठीक है, जितने भी जज के नीचे काम कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने कोर्ट के बल्कि जितने भी जजेस इनके अंडर काम कर रहे हैं, उनके द्वारा कितने केसेस को डिस्पोज ऑफ किया गया, कितने केसेस पेंडिंग है, इसके लिए जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। तो आप देख लीजिए, आपका पहला, तीसरा, चौथा ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, सिर्फ सेकंड नंबर मैच है। अब क्वेश्चन क्या करा, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो ओनली 1, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जो कि स्टेट का आखिरी क्वेश्चन भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज ली गई है। यूएस नेवी वारशिप रिस्पॉन्डेड टू डिस्ट्रेस कॉल फ्रॉम सेंट्रल पार्क, अ कमर्शियल टैंकर, सेंट्रल पार्क जो है कमर्शियल टैंकर है, सीज्ड बाय आर्म्ड इंडिविजुअल इन गल्फ ऑफ एडन। ये देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि जियोग्राफिकल लोकेशन पे हर साल 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये गल्फ ऑफ एडन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके इसके बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू गल्फ ऑफ एडन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Statement 1 is located in the Arabian Sea between Yemen to the north and Somalia to the south. Second statement देख लेते हैं, connects the Arabian Sea to the Red Sea through the Bab el-Mandeb Strait. Third, it is critical part of Suez Canal shipping route which connects Red Sea and Arabian Sea. तीन स्टेटमेंट है, पूछना विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। पहले आप लोग ये फिगर देख लीजिए, तो आप अच्छे से इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। ये देखिए, गल्फ ऑफ एडन है, इधर इंडियन और अरेबियन सी है और इधर रेड सी है। जैसा इसने कहा कि ऊपर जो यमन है, नीचे सोमालिया है। ये देखिए, यहाँ यमन है, यहाँ सोमालिया है, तो बिल्कुल सही है। ये देखिए, सोमालिया, यमन ऊपर नॉर्थ में, सोमालिया नीचे बिल्कुल है। कनेक्ट अरेबियन सी टू रेड सी, देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, ये अरेबियन सी है और ये रेड सी है। कह रहा है इट मेक्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द सुएज कैनाल शिपिंग रूट विच कनेक्ट्स रेड सी एंड अरेबियन सी। अब यहाँ पे सुएज कैनाल देख लीजिए, सुएज कैनाल कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर, आपका माफ कीजिएगा, कहीं के सुएज कैनाल आपके यहाँ पे है, और ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, न कि रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट करे। ठीक है, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इसमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो केवल 3 या 3 ओनली आपका ऑप्शन आएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 ओनली। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये सेट खत्म होता है, और
ये पे आंसर की दी हुई है। आप लोग कोशिश करिएगा कि पहले इसका PDF फ्री में रहेगा, तो कोशिश करिएगा उसको डाउनलोड करके आप लोग इसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 4-5 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप 6-7 कर पा रहे हैं, इट मीन्स यू कैन क्लियर द UPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और इसका PDF फ्री है, जो बाइलिंगुअल है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे कि सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आसानी से आपको सारे PDF मिलते रहेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।